Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Huzaifa and I'm gonna be teaching Python from beginner to advanced. पिछले 4 चैप्टरों में जो भी मैंने समझाया है वो बिल्कुल बेसिक था पाइथन का, कि मतलब पाइथन को सिर्फ स्टार्ट करने के लिए जो जानना होता है ना, जो चीज़ें हमको सीखनी पड़ती है बिल्कुल बेसिक्स बिगिनिंग में, तो वो उस 4 चैप्टरों में है। और आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे प्रोजेक्ट से। स्टार्टिंग में हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और ओवर द टाइम हम फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे पाइथन के थ्रू। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने एक फ़ोल्डर को खोल लेता हूँ जहाँ पर हम कोड लिखते हैं। नॉर्मली मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने ये जो ओल्ड हमारा ऑलरेडी कोड है ये मैं हटा लेता हूँ, ये पिछले चैप्टर का था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको 3 चीज़ें बनानी है इस चैप्टर में, और असल में 3 चीज़ें नहीं 2 चीज़ें बनानी है, लेकिन वो थर्ड जो है वो एज अ बोनस मैं बना रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर को मैं लंबा नहीं कर रहा, लेकिन वो इतना कोई बड़ा नहीं है, वो छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा कोई चीज़ है जो हमारे फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। ऑटोमेशन, GUI ऑटोमेशन में वो हमारा बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक QR कोड जनरेटर। QR कोड जनरेटर क्या होता है आपको पता होगा, एक बार कोड होता है। मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा एक पिक्चर, जो कि हम अपने कैमरा से स्कैन करके उस पर कोई भी लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो वैसे ही हम एक QR कोड जनरेटर बनाएंगे जिसको हम कुछ भी एक लिंक दे दें और वो उस लिंक को हमारे लिए QR कोड में कन्वर्ट करे, और उस QR कोड को हम कहीं पर भी फिर अगर प्रिंट करें किसी पेपर पे और कहीं पर भी लगाएंगे ना, कहीं पर भी दीवार पे लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, और कोई बंदा उसको स्कैन करेगा तो उसमें जो हमने वो लिंक दे रखा है वो लिंक उस बंदे को खुद ही खुल जाएगा। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल खोलना है। यहाँ से भी कर सकते हो या Windows+R करके CMD भी खोल सकते हैं ऐसे, तो दोनों काम करेंगे। अगर आपने CMD यूज़ करनी है या फिर आपने नॉर्मल टर्मिनल यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे CMD यूज़ कर लेता हूँ। और आपने लिखना है पिप इंस्टॉल PyQR कोड। ये एक मॉड्यूल होता है पाइथन में, एक्सटर्नल मॉड्यूल है, किसी बंदे ने बनाया है, एक प्रोग्रामर ने बनाया। तो अगर असल में एक्सटर्नल मॉड्यूल जो होते हैं वो हम भी बना सकते हैं खुद के, और अगर वो यूजेबल है तो जैसे कि मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो फ्यूचर में अगर हमने कोई मॉड्यूल बनाए और फिर वो भी लोग अगर कोई किसी काम के हो तभी उसको भी लोग यूज़ करेंगे। तो चलो मैं इसको अब इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। लिखना है पिप इंस्टॉल्ड PyQR कोड, एंटर दबाना है। अच्छा, तो मुझे दिखा रहा है रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना नहीं लगेगा। और ये हमारा यहाँ पे काम हो गया है। अब इसको क्लोज करना है, इसको भी क्लोज करना है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल और वो सेम लिख सकते हैं, लेकिन बस दोनों का वही सेम प्रोसेस होगा। तो CMD यूज़ करोगे तो थोड़ा सा और भी सिंपल हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लोग बस CMD नहीं खोलना चाहते, यहीं पर करना चाहते, तो यहाँ पर भी कर सकते हो। और उसके बाद हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हमने जो लिखना है वो इसको इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट कैसे करना है कि हमने करना है इंपोर्ट PyQR कोड, यहाँ पे सिंपल ये लिखना है। और फिर हमने एक और चीज़ इंपोर्ट करना है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको दिखाऊंगा। वो असल में इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम एक QR बनाएंगे ना, एक QR कोड, तो वो तो चलो हम बस किसी भी नाम से बना लेंगे, लेकिन हम ये ऐसा कोई चीज़ बना रहे जिससे हर बंदा अगर QR कोड बनाएगा तो मल्टीपल बना पाएगा, मल्टीपल लिंक्स देके मल्टीपल QR कोड बनाएगा। तो उसके लिए हमने एक और चीज़ इंपोर्ट करना है जो रैंडम नेम जनरेट करेगा, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा रैंडम मॉड्यूल, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि कैसे आप रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करके कोई रैंडम नंबर या कोई रैंडम नेम पिक कर सकते हो। तो वैसे ही हम एक रैंडम नेम जनरेट करने के लिए ये करेंगे। तो मैं इंपोर्ट रैंडम कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपको पता होगा कि अगर मैं अब ये रैंडम से वो एक रैंडम नेम पिक करूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रैंडम डॉट रैंड रेंज, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिखूँगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक बार ही सिर्फ ये एक ही चीज़ इंपोर्ट करना है ना रैंडम से, तो मैं एक और मेथड यूज़ कर सकता हूँ। ये डबल मैंने नहीं लिखना, इसको मैं हटा लेता हूँ और इसको भी हटा लेता हूँ। और मैंने इंपोर्ट रैंडम नहीं लिखना, मैंने लिखना है फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट, और जो चीज़ मैं रैंडम डॉट के बाद लिख रहा था रैंड रेंज, ठीक है।
तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन ये तब लोग करते हैं जब किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल से एक स्पेसिफिक फंक्शन उठाना हो, तभी यूज़ होता है। एक मॉड्यूल से हम अगर मल्टीपल चीज़ें उठाते हैं ना, तब ये यूज़ नहीं होता, तब बस सिंपल इंपोर्ट करना होता है और उसके बाद सारे फंक्शंस। मल्टीपल भी कर सकते हो मल्टीपल लाइन में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर वो जैंकी हो जाता है। अच्छा, तो आगे जाता है और हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उस इनपुट में वो लिंक होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लिंक इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में हम क्या करेंगे, एंटर अ लिंक टू जनरेट QR कोड। तो मैंने ये सिंपल एक प्रॉम्प्ट बनाया। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और मैं एक और URL बनाऊँगा जिसका एक और वेरिएबल बनाऊँगा जिसका मैं नाम रख लेता हूँ QR, और QR के अंदर मैं क्या सेव करूँगा, PyQR कोड डॉट क्रिएट। ठीक है, मैंने क्रिएट क्या करना है, मैंने इसको ये लिंक देना है क्योंकि हमने इस लिंक का QR कोड क्रिएट करना है, ये वाला लिंक वेरिएबल। तो अगर कोई यूज़र कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेगा तो वो इस लिंक के अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये लिंक यहाँ पे हमने इनपुट करना है, तो मतलब वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और एक QR कोड क्रिएट हो जाएगा इजीली। और उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे लिंक इंसर्ट कर लेंगे। और अब हम इजी कर सकते हैं, सबसे इजी जो मेथड है वो हम क्या कर सकते हैं कि बस सिंपली इसको हम बना ले, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा QR डॉट PNG, मतलब हमने PNG में बनाना है QR कोड। ठीक है, तो मैं QR डॉट PNG करूँगा और किस नाम से सेव करना है, एक नाम बताना होता है इसको, उसको मैं एक नाम बताता हूँ, कोई भी एक नाम बता लेता हूँ, लाइक माई QR कोड, और मैं भी माई वेबसाइट QR कोड, ऐसे कुछ कर लेते हैं, थोड़ा कैपिटलाइज करूँ। हाँ, अच्छा, मैंने ये कर लिया। और डॉट PNG एंड में खामखा लगाना है क्योंकि फिर उसको पता नहीं चलेगा कि ये हम क्या बना रहे। तो ये एक PNG पिक्चर हम बनाएंगे और फिर इसको एक स्केल देना होता है। और स्केल क्यों देना होता है कि मतलब QR का साइज़ कितना होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 पे होता है, लेकिन वो बहुत छोटा आता है और थोड़ा दिखने में मुश्किल होता है, तो हम उसको 4 की जगह 15 करेंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्केल, मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट भी दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इतना होता है 5, और मैं आपको इसमें कोई भी लिंक देके मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो मैंने अपने ही कोई एक वीडियो का लिंक उठा लिया, मैंने अपनी कोई वीडियो का लिंक, आप किसी भी चीज़ का लिंक यूज़ कर सकते, किसी वेबसाइट का, किसी भी चीज़ का कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते, इस URL के अंदर वो वर्क करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो मैंने ये लिंक उठा लिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये वेरिएबल में इसलिए यहाँ पे रखा कि मतलब ईजी हो, बार बार कॉपी करना ना पड़े। और मैं इस कोड को सिंपल रन कर लेता हूँ। मैंने रन कर लिया। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि एंटर अ लिंक टू जनरेट QR कोड। मैं वही लिंक यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने लिंक दे दिया, मैं एंटर प्रेस करूँगा और ये देखो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इतना इंस्टेंट हो गया, 1-2 सेकंड के अंदर अंदर बन गया हमारा QR कोड। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा QR कोड बन गया। लेकिन ये इसका स्केल बहुत छोटा है, ये यहाँ पे बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका अपना साइज़ बहुत छोटा है। अगर एज अ पिक्चर आप इसको देखोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इस फोल्डर में वापस जाता हूँ और इसका साइज़ आप देखोगे तो ये बहुत छोटा है, और हम चाहते हैं कि वो इतना तक बड़ा आ जाए। अब ये छोटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस बड़े के करने के लिए हमने क्या करना है कि उसका स्केल हमने 15 करना है। मैं तो 15 यूज़ करता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, आप इसको नोट करोगे, इस QR कोड को, ये इतना है ना। और मैं अगर इसको फिर से रन करूँगा तो इसको ये करना चाहिए था कि अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो ये क्या करेगा, इस वाले को हटा के दोबारा इसी नाम से एक न्यू बनाएगा। और इसको भी हम फिक्स करना अब फिक्स करेंगे इसी 2-3 मिनट में। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने रन किया, यहाँ पे मुझसे लिंक मांग रहा है, मैं इसको लिंक दे के एंटर प्रेस कर रहा हूँ। इसने उसी को रिप्लेस किया, मतलब वो वाला पिक्चर हटा के दोबारा उसी नाम से सेव किया, क्योंकि हमने वही सेम नेम दे रखा है। तो मतलब इसको भी मैं आपको फिक्स करना दिखाऊंगा कि इसको एक रैंडम नेम देंगे इस मॉड्यूल के थ्रू। ये रैंडम डॉट रेंज जो होता है, इसके थ्रू हम इसको एक रैंडम नेम देंगे हर बार, और फिर ये बार बार न्यू नेम से आएगा, लाइक मतलब मल्टीपल पिक्चर्स फिर बनेंगे हमारे QR कोड के। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, उसका साइज़ कितना छोटा था और इसका साइज़ मैंने इसका बढ़ाया भी नहीं साइज़, और इसका बड़ा है। तो मतलब अगर 15 यूज़ करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो 5 होता है वो थोड़ा बहुत छोटा होता है।
तो 15 बहुत क्लियर भी दिखेगा और बड़ा भी दिखेगा। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वर्क करता भी है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक क्रोम ब्राउज़र खोल, आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ब्राउज़र खोल के मैं गूगल लेंस यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये लेंस खोल रहा हूँ मैं, और इसके अंदर मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर में लेके गूगल में आके यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हो। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, ओके। अच्छा, ये लिंक असल में ये इसको लग रहा है कि मैं इसको लिंक दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप में, फिर मैं यहाँ पे आके ट्यूटोरियल में जाता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे इस लिंक को अपलोड किया अपने फोल्डर से, और ये देखो सेम लिंक यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि इस URL में, इस QR कोड में ये सेम लिंक पड़ा है, ये सेम वाला लिंक, ये देखो ये और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। और अगर इस पे मैं क्लिक करूँगा ना वेबसाइट पे, तो असल में ये वेबसाइट नहीं होगा, ये मेरी यूट्यूब की वीडियो होगी। ये देखो मेरी वीडियो स्टार्ट हो गई। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि इसको हम एक रैंडम नेम देंगे। हम नहीं चाहते कि ये बार बार इसी नेम से बनेगा, तो मतलब अगर हमारा ऑलरेडी कोई बना है वो हट जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अब क्या करूँगा, यहाँ पे हम एक और मेथड यूज़ करेंगे जो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको नहीं बताया, पिछले चैप्टर्स में, कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होता है, तो वो भी अब हम सीखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको हटा लेता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इस लाइन में एक और वेरिएबल बनाऊँगा जिसका मैं नाम दे देता हूँ नेम्स इज़ इक्वल टू रैंड रेंज, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रखा है। अगर हम ये यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेंगे और सिर्फ रैंडम इंपोर्ट करेंगे, तो हमने फिर यहाँ पे लिखना होता है रैंडम डॉट रैंड रेंज, ठीक है। लेकिन हम अब सिर्फ रैंड रेंज लिखेंगे, और इसके अंदर हमने दो वैल्यूज़ देनी है, स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे 1 to 10 देंगे ना, तो 1 to 10 में बहुत ज़्यादा सेम नाम भी, सेम नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि मैंने इसको कुछ 1000 से 1 लाख तक इससे कुछ नंबर मांगना है या फिर ऐसा कुछ करना है। तो मैं इसको 1000 देता हूँ, और फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अब स्टॉप पॉइंट इसका कुछ 100,000 कुछ होगा, ठीक है। 1 लाख नंबर मैंने इसको दे दिया। तो अब ये क्या करेगा कि इस 1000 और 1 लाख के बीच में से कोई रैंडम नंबर उठाएगा और वो इस चीज़ को नाम देगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे नाम भी देना है और PNG भी उसके साथ देना है, तो उसको थोड़ा सा क्लीन बनाने के लिए मैंने इसको हटाना है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा F का मतलब होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और फिर मैं वापस नॉर्मल एक स्ट्रिंग स्टार्ट करूँगा, और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा कि QR, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फैंसी बना रहा हूँ, और मैं माइनस करके ये वाले ब्रैकेट्स बनाऊंगा, करली ब्रैकेट। और अब क्या होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर, मतलब ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, लेकिन अगर किसी भी स्ट्रिंग के पीछे हम F लगाएंगे ना, तो वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बन जाता है। और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हम क्या कर सकते हैं कि उसके बीच में कहीं पर भी हम ये करली ब्रैकेट्स बना के यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हम इनपुट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नेम्स कर रहा हूँ, और नेम्स के बाद मैं लिखूँगा .png। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। तो मैं इसी लिंक को फिर से कॉपी कर रहा हूँ, और ये देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी पड़ा है ये वाला, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। मैं इसको ये पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर दबाऊंगा, ये देखो न्यू बन गया डिफरेंट नंबर से, और ये QR माइनस लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया QR माइनस। और ये जो बीच में ये जो नंबर है ना, ये असल में इससे कोई रैंडम नंबर पिक कर रहा है और यहाँ पे डाल रहा है, तो हर बार रैंडम आएगा। फिर मैं इसको दोबारा से रन कर रहा हूँ, फिर मैं इसको कोई लिंक दे रहा हूँ, एंटर करूँगा, फिर से एक और बन गया कोई रैंडम नेम से, ये वाला न्यू बन गया, और ये सारे बिल्कुल वर्क करेंगे। आप देखोगे ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये सारे वर्क करेंगे। और अब आप देखोगे कि ये सारे QR एग्जैक्टली सेम लगते हैं, क्योंकि ये सारे सेम लिंक से बनते हैं। अगर मैं कोई और लिंक बनाऊं, अगर कोई और लिंक मैं यहाँ से उठा लूँ, जैसे कि मैं ये एक रिपोजिटरी है, ये मैं अभी यूज़ करूँगा, एक मॉड्यूल है, अगले कुछ ही मिनटों में मैं यूज़ करूँगा। इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ, ये एक न्यू लिंक जो है, ठीक है। और मैं अगर इससे बनाऊँगा, तो इससे ये न्यू वाला ये जो बन गया ना, ये QR कोड, तो ये वाला QR कोड आप देखोगे और ये वाला देखोगे, तो इन दोनों इस एरिया को देखो, और इन दोनों में डिफरेंस आप नोट करोगे कि दोनों में डिफरेंस है। तो मतलब अगर आप लिंक नहीं चेंज करोगे और जितनी बार भी बनाओगे, तो नाम रैंडम होगा लेकिन QR कोड एग्जैक्टली सेम होगा। तो
शायद आपको इतना कुछ समझ आया होगा कि एक सिंपल क्यूआर कोड जनरेटर कैसे बनाते हैं, और इसको हम GUI भी दे सकते हैं। जैसे कि मतलब ये तो एक टर्मिनल है ना, अगर इसको हम नॉर्मली यूज़ करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको नॉर्मली यूज़ करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, मैं सिंपल इसको डबल क्लिक करूँगा, ये ऐसे खुलता है, ठीक है। ये बस नॉर्मली ऐसे खुलेगा। इसको हम लिंक देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा और एक न्यू इमेज, वो एक न्यू क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि इसको बिल्कुल एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आपको उसका सोर्स कोड चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे इस डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नेम देंगे, एक्सपीरियंस देंगे, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा आप पाइथन लिख के, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो लिख के, और आपको खुद ही रोल मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ से जो वर्क शोकेस है ना, यहाँ पे आपको ये सोर्स कोड मिल जाएगा। ये डिफरेंट है इस वाले से, ये डिफरेंट है। ये मैंने आपके लिए एक बिगिनर प्रोजेक्ट के लिए किया। तो ये वाला जो है, ये वाला आपको एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना के दे देगा जिसमें आप यहाँ पे लिंक दे के ओके दबाओगे और वो काम करेगा आपके लिए कि URL जनरेट करेगा। सो इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ही। अब हम अगले प्रोजेक्ट में मूव ऑन करते हैं। और ये अगला वाला जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा कूल है, थोड़ा सा एक प्रोफेशनल टाइप का है। और उसके लिए मैंने आपको जो अभी कहा कि हम एक न्यू मॉड्यूल यूज़ करेंगे, वो ये वाला है। आपने इसको ऐसे इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। तो इसको सिंपल कॉपी करना है। मैं इसका नाम आपको कमेंट में लिख के दे दूँगा, नीचे दोनों का नाम दे दूँगा, क्यूआर कोड का भी और इस वाले का भी। तो इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है, फिर सिंपली CMD खोलना है, इसको पेस्ट करके एंटर करना है और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास शायद ऑलरेडी है, हाँ मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब मैं आपको इसकी यूज़ करके मैं क्या करूँगा कि इसी को यूज़ करके हम बनाएंगे एक स्पीच रिकॉग्नाइज़र। इसका मतलब अगर हम कुछ भी बोलेंगे अपने माइक के थ्रू तो वो ये पाइथन नोट करेगा अपने साथ और फिर हमको प्रिंट करेगा कि हाँ तुमने ये बोला है। तो मतलब ये अब सिर्फ रिकॉग्नाइज करेगा। इसी चीज़ को हम फिर फ्यूचर में यूज़ करके कुछ ऐसा कोई लाइक जैसे चैट GPT हो गया, या फिर आईफोन में सीरी हो गया, या फिर जो हो गया गूगल असिस्टेंट हो गया, तो ऐसी चीज़ें हम बना सकते हैं फ्यूचर में खुद की। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ मैं इतना दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम ये बता सकते हैं कि हमारा वॉइस रिकॉर्ड करके उसको प्रिंट करो, बस इतना करेंगे। तो सबसे पहला लाइन हम लिखेंगे इंपोर्ट, और हम लिखेंगे स्पीच रिकॉग्नाइजर, और इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म देते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा है, तो हम लिख देते हैं SR, क्योंकि स्पीच रिकॉग्निशन का शॉर्ट फॉर्म होता है SR। आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया, लेकिन ये बस एक शॉर्ट फॉर्म होता है तो थोड़ा रीडेबल बनाना पड़ता है। और उसके बाद इसको हम एक वेरिएबल में डालेंगे। इसका बहुत छोटा सा कोई वेरिएबल में बना लेता हूँ, मैं R लिख लेता हूँ, R इज इक्वल टू SR डॉट रिकॉग्नाइजेस, और इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ। तो ये असल में इस स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर एक स्पीच रिकॉग्नाइजर्स है, और ये क्या करेगा, ये हमारे वॉइस को उठाएगा और उसको फिर प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब हमने ये क्या करना है कि हमने लिखना है विद SR डॉट माइक्रोफोन, और इस फंक्शन को हमने फिर से किसी वेरिएबल के अंदर कॉल करना है एज सोर्स, क्योंकि हमारा वो होगा SOURCE, सॉरी फॉर द मिसस्पेल। और अब हमने इसको क्लोज करके इसको इंडेंट करना है और नीचे आना है और लिखना है R डॉट एडजस्ट अंडरस्कोर फॉर ambient अंडरस्कोर NOISE नॉइज़। और यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे करना है सोर्स कॉल। अब आपको दिखेगा ये वाला टेक्स्ट वाइट दिख रहा है, और ये इसलिए वाइट दिख रहा है क्योंकि ये स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर एक फंक्शन था, पुराना कोई फंक्शन था जिसको हमने ये दो पैरामीटर्स देने हैं, लेकिन ये फंक्शन पुराना हो गया है और अब ये काम नहीं करेगा। मतलब अभी ये स्पीच रिकॉग्नाइजर कह रहा है कि ये कोई भी रैंडम फंक्शन है, ये काम नहीं करेगा, लेकिन अभी भी काम कर रहा है। तो बस जब तक काम कर रहे हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसको हम देंगे ड्यूरेशन, और हम इसको ड्यूरेशन देंगे 1 सेकंड का। तो अगर हम 1 सेकंड बाद के बीच में रुक जाए, जैसे कि हम कुछ कह रहे हैं और 1 सेकंड हमने बीच में ब्रेक कर लिया, तो ये सुनना छोड़ देगा, बस इसको पता चलेगा कि हाँ
हम और कुछ बोलना नहीं चाहते। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट करेंगे और इसमें लिखेंगे बॉट, और हम यहाँ पे लिखेंगे आई कैन हेयर यू। अच्छा, तो अब ये क्या करेगा, ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, फिर मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया यहाँ पे एक छोटे वेरिएबल में, और इसके बाद मैंने एक वेरिएबल में इस सोर्स को बंद करके फिर इसी को उठा के मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया और इसको बोला कि अगर कुछ नॉइज़ आ रहा है तो उसको इग्नोर करो, और 1 सेकंड के बीच जैसे ही 1 सेकंड हो जाए और मैं कुछ बोलूँ ना तो तुम रुक जाना, और जब तक तुम सुन रहे हो तो मुझे ये मैसेज दिखाना। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम इसको रन करेंगे ये बोलेगा आई कैन हेयर यू, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक और वेरिएबल बनाना है जिसको हम इस माइक को लिसन करेंगे, इस माइक को सुनेंगे कि ये माइक क्या बोलना चाहता है। तो वो हम क्या करेंगे, उसको हम किसी भी वेरिएबल में बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपली एक वेरिएबल में बंद कर लेते हैं। ऑडियो इज़ इक्वल टू, क्योंकि ऑडियो है हमारे माइक का, इज़ इक्वल टू आर डॉट लिसन, और इसको मैं सोर्स दे देता हूँ। अच्छा, तो ये सोर्स को सुनेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अगर हमारा माइक काम कर रहा है, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, और यहाँ पर ये जो हम स्क्रिप्ट लिखे है अभी, जो स्पीच रिकग्निशन है, अगर ये हमारी किसी बात को समझ गया है तो ये उसको हमें प्रिंट कर देगा। जैसे कि मैं इसको फिर से एक वेरिएबल में बंद कर रहा हूँ, टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, जो ये अब हमारा एग्जैक्ट आउटपुट हो गया, आर डॉट रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल अंडरस्कोर गूगल, और हम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं ऑडियो, जो कि हमने अभी के वेरिएबल बनाया है, ये वाला। अच्छा, तो इतना हो गया। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने करना है इसको प्रिंट, और किसको प्रिंट करना है, टेक्स्ट को। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आपको शायद समझ आया होगा लेकिन फिर भी। और हम यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट प्रिंट से दैट अगेन प्लीज़। तो असल में ये क्या करेगा कि अगर इसको कुछ सुनाई नहीं दिया तो यहाँ पे ये ट्राई करेगा हमारे माइक को सुनने की, ये ऑडियो उठा के यहाँ पे ट्राई करेगा और इसको सुनेगा गूगल रिकॉग्नाइज़र के थ्रू, ठीक है। जो गूगल का जो रिकॉग्नाइज़र होता है, असल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये मे बी ये इंटरनेट यूज़ करता है हमारा, तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये गूगल रिकॉग्नाइज़र यूज़ करता है। तो असल में हमने इसको इस वेरिएबल के अंदर बंद किया, इसको अपने आउटपुट को, और उस आउटपुट को हम यहाँ पे फिर प्रिंट कर रहे हैं। तो मतलब जब भी हम कुछ बोलेंगे ना तो ये प्रिंट कर देगा हमारे लिए। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ और हमारा सबसे फर्स्ट टेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इशू आ गया। अच्छा, तो इशू यहाँ पे क्या आ गया, मैंने इस आर को स्मॉल लिखा है, ठीक है, मुझे अभी दिखा। कभी कभार मैंने जैसे आपको बताया कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये ऐसे लिखना होता है। असल में ये ऐसे था, ये रिकॉग्नाइज़र नहीं था, ये सिर्फ रिकॉग्नाइज़र था। सिर्फ एक ही आर की वजह से पूरा स्क्रिप्ट काम करना छोड़ गया। इसको मैं फिर से रन कर लेता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं ये अब ये कह रहा है आई कैन हेयर यू, हेलो हाउ आर यू। अच्छा, तो इसको समझ नहीं आया, अब मैं फिर से बोलने की ट्राई करूँगा, हेलो हाउ आर यू। तो इस बार इसने काम किया है, जैसे कि आप खुद ही देख सकते हो, ये यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया हेलो हाउ आर यू। अब इसको और भी हम थोड़ा सा रीडेबल बनाएंगे कि बंदे को पता चले कि हाँ ये हमारा आउटपुट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू, और यहाँ पे लिखेंगे यू सेड, और ये टेक्स्ट इसको अटैच करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर कुछ बॉट हमको बोलेगा आई कैन हेयर यू, क्या मतलब तुम कुछ बोलो मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे ऑडियो को लेके यहाँ पे चेक करेगा कि अगर हमारी ऑडियो है और उसको कुछ समझ आया तो वो हमको बोलेगा कि आई कैन हेयर यू, जो तुम बोल रहे हो वो हम सुन रहे हैं। और अगर नहीं सुन पाया और प्रिंट नहीं हो पाया कुछ, तो वो एक्सेप्ट पे आके यहाँ पे क्या करेगा कि प्रिंट से दैट अगेन प्लीज़, ठीक है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू।
अच्छा तो देखो अब ये वर्क कर रहा है, यू सेड हेलो एवरीवन हाउ आर यू। तो ऐसे ही ये वर्क करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को समझेगा। तो मतलब इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई बंदा इतना लेज़ी है जो खुद कुछ लिख नहीं सकता किसी बड़े मैसेज को, किसी चीज़ को, जैसे कि मैं आपके भी बता देता हूँ। मैं रन कमांड खोल के नोटपैड खोल रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा एक और स्टेप आगे ले जा रहा हूँ। हमारा चैप्टर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन चलो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा लिखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब हम खुद अपने हाथों से नहीं लिखना चाहते, हम अपने कीबोर्ड को यूज़ करना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि हम माइक के थ्रू इस बॉट को यूज़ करके यहाँ पे लिख के, ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे कि इसको मैंने क्लोज करना है। मेरा नोटपैड ऑलरेडी रनिंग है। अगर आपने इस नोटपैड को भी इस पाइथन के थ्रू रन करना है तो फिर आपने वेब ब्राउज़र यूज़ करना है, जो मैंने पिछले चैप्टर में बताया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि वो कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके थ्रू इसको रन करना है और उसके बाद इसको प्रिंट के जगह क्या करना है, यहाँ पर हमने एक और मॉड्यूल इम्पोर्ट करना है और वो भी हमने क्या करना है, हमने सिंपल लिखना है फ्रॉम PyAutoGui इम्पोर्ट टाइपराइट, ठीक है। और टाइपराइट के बाद हमने क्या करना है कि लिखना है टाइपराइट, और टाइपराइट के बाद हमने लिखना है टेक्स्ट, जो कि हमने जो बोला है ना वो हमारे लिए लिख भी देगा और हमको प्रिंट भी कर देगा। तो सिंपल इतना ही करना था, बस ये 2 लाइन ऐड करना है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। और अब इसके बाद अगर मैं इसको रन करूँगा और मैं कुछ भी बोलूँगा वो यहाँ पे लिखेगा। Hello guys, please do consider subscribing to my channel. It helps me a lot. It helps me a lot. I'm sorry for my English. Okay, so आप देख सकते हैं मेरा इंग्लिश ब्रोकन है, लेकिन आप देख सकते हैं हेलो गाइस प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, इट हेल्प्स मी अ लॉट। लेकिन इसने यहाँ पे कुछ और लिखा है क्योंकि सॉरी मेरा स्पेलिंग ही गलत है। अच्छा ये मैं ये बोलना चाहता था लेकिन वो कुछ और हो गया। चलो हम इससे कुछ भी लिख सकते हैं, इतना तो आपको पता चल गया। अगर मैं इसको रिमूव करूं और इससे मैं कुछ और भी बोलूं, इसको फिर से रन कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हुज़ैफा। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा है और वो यहाँ पे लिख भी रहा है। तो इसको हम काफ़ी मेथड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और इस पे मैं फ्यूचर में एक और बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो कि 400-500 लाइन्स का होता है, और वो क्या करेगा, वो हमारे पूरे पीसी को इस चीज़ के थ्रू कंट्रोल करेगा। जैसे कि हम उसको बोलेंगे कि प्ले म्यूज़िक और वो खुद ही जाके एक म्यूज़िक प्ले कर देगा, या फिर हम उसको बोलेंगे कि ओपन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और वो उस सॉफ्टवेयर को खोलेगा, या फिर कोई भी चीज़ इससे हम कर सकते हैं। इसको हम इतना बोल सकते हैं कि शट डाउन और ये खुद ही खुद को बंद करेगा। तो मतलब ऐसे सब कुछ इससे हम फिर कर सकते हैं। तो ये इतना हो गया। अब सबसे जो लास्ट हमारा है और सबसे छोटा प्रोजेक्ट है वो बहुत काम आएगा फ्यूचर में, अभी तो काम नहीं आएगा लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे वर्क करता है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ सारे कोड को और मैं यहाँ पे दोबारा से कर रहा हूँ इंपोर्ट PyAutoGui। PyAutoGui हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे फ्यूचर में क्योंकि ये हर चीज़ के ऑटोमेशन के लिए काम आता है। इसीलिए PyAutoGui को बेसिक्स इसके बेसिक्स जितने भी समझना है ना वो बहुत काम के होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल नीचे आना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है मैंने कोई भी नाम से, जैसे कि मैं a लिख लेता हूँ, a इज़ इक्वल टू PyAutoGui डॉट डिस्प्ले माउस पोजिशन, और मैं सिंपली इसको ऐसे रन कर रहा हूँ। मे बी ये ऐसे वर्क नहीं करेगा मुझे पता है। अच्छा हाँ वर्क कर रहा है, तो मतलब इसको हमने कोई प्रिंट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे वर्क करता है। इसको हटा लेते हैं क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ 2 लाइन का कोड है और इससे हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर में कोई ऐसे ऑटोमेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो माउस है, ये जो माउस है, हम चाहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पे ऐसे आके इसको उठा के यहाँ ले जाए, या फिर इसको उठा के यहाँ ले जाए, या फिर हम इसको यहाँ पे लेके आके और डबल क्लिक इससे करवाएं। तो ऐसी चीज़ें हम करवा सकते हैं इस PyAutoGui के थ्रू। लेकिन उसके लिए हमको चाहिए होता है यहाँ के और हर जगह के पीसी के हर एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए, एक्स और वाई पोजीशन चाहिए हमको, इजी लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो। उसको हमने ढूंढने के लिए हमने ये मेथड यूज़ करना है। सिंपली PyAutoGui को इंपोर्ट करना है, फिर PyAutoGui डॉट डिस्प्ले माउस पोजीशन, और ये क्या करेगा, मैं इस फाइल को यहाँ से रन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे पड़ा है, ये वाला सेम फाइल है, मैं इसको रन कर लेता हूँ
और ये हमको सिंपल एक चीज़ देगा, ये वाला ये चीज़। तो ये क्या करता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ पाइथन के थ्रू, ठीक है, तो मुझे एक्स और वाई पोजीशन चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस टर्मिनल के अंदर एक्स के सामने जो वैल्यू है वो है 38 और वाई के सामने जो वैल्यू है वो है 46। और RGB कलर भी हमको दिखा रहा है कि इस एरिया का RGB कलर क्या है। तो ये कलर भी हम फिर फ्यूचर में यूज़ करेंगे। मैं आपको एक गेम को ऑटोमेट करके दिखाऊंगा, एक सिंपल सा गेम है, तो उसको हम ऑटोमेट करेंगे और वो गेम जो है वो हम खुद नहीं खेलेंगे, वो ये पाइथन का कोड खेलेगा। ये चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है, सो आई होप आप कुछ समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले चैप्टर में। सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आज की चैप्टर में मैंने 2-3 बार बताया, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।